हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन, जो घूर्णी गति है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे इन सिंगल वीडियो। हम इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर देंगे, जो अपने कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियो आपके पास होने वाली है, ये जो आपके पास एचटेट एग्जाम हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर अदर कोई भी एग्जाम जहां पर आपका 12th का जो सिलेबस होता है ना, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, या फिर एटम हो गया, या न्यूक्लियर हो गया, 11th-12th का सिलेबस से जो भी पीजीटी फिजिक्स के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बेनिफिट रहने वाली है। इसके अलावा अदर कोई कंपटीशन एग्जाम जहां पर 11th-12th के फिजिक्स के टॉपिक आते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर अपने पास पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, देखो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र किसी बॉडी का या किसी कंप्लीट मास का ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप उस बॉडी का कंप्लीट मास सेंटर्ड मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब मान लो ये मेरे पास टाइलर है, ठीक है, तो इसका जो यहां वाला सेंटर है ना, बीच वाला बिल्कुल केंद्र है, इससे अगर मैं इसको पकड़ लूं तो सारा का सारा ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका जो मिड पॉइंट है ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। और ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है ये आपका जियोमेट्रिकल सेंटर जो होता है उसके ऊपर भी कंसाइड कर सकता है। जैसे कि अपने छोटे से एग्जांपल लें, जैसे कि रिंग है, क्या है, कोई रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। जहां पे कोई मास नहीं है पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। इसके अलावा ये क्या है, कोई अपने पास क्यूब है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके बिल्कुल बीच में होगा, है ना, जियोमेट्रिकल सेंटर जो होगा उसके ऊपर होगा। इसके अलावा कोई रोड है, आपके पास कोई रोड है, तो इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको मैं लिखा देता हूं, और इसके ऊपर अपने एक आधा न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये अपने पास होता है, अगर आपको x निकालना हो, x कोऑर्डिनेट निकालना हो, ठीक है, x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वह कैसे निकलेगा, m1 x1 प्लस m2 x2। इस तरीके से अगर n कोऑर्डिनेट है x के अंदर तो यह आएगा mn xn बटा इन सभी मासेज का योग, m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस mn। तो ये अपने पास आ जाएगा m1 mi xi, लिख दो आप इसको mi xi समेसन i कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक। इसी तरीके से नीचे mi i कहां है, 1 से लेकर के n तक है। ये आपके पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया किसका, सेंटर ऑफ मास का। इसी तरीके से आप y भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप z भी लिख सकते हैं। ओके, ये अपने पास इसको cm लिख दो आप, है ना। ये 1D में हो तो सिर्फ x आ जाएगा, 2D में हो तो एक्स वाई आ जाएंगे, और 3D में होगा तो एक्स वाई और जेड तीनों आ जाएंगे। इस सिंगल एक्स वाई जेड के जो फॉर्मूले लिखाए हैं आपको, इससे आपका काम में बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा समेशन ऑफ एम आई वाई आई बटा समेशन ऑफ एम आई। ये क्या हो जाएगा, आई 1 से लेकर के n, आई कितना हो जाएगा 1 से लेकर के n। सेम हियर समेशन ऑफ एम आई जेड आई हो जाएगा 1 से लेकर के n तक। यहां हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई आ जाएगा 1 से लेकर के n तक। ओके, ये आपके पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और आती है, अगर आप सारे के सारे कोऑर्डिनेट, आपके जो सारे के सारे कोऑर्डिनेट है वो आप किससे ले लो, सेंटर ऑफ मास से ही ले लो। आप मेरी बात समझ रहे हो। पहले आप सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां से देख रहे थे, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से देख रहे थे। कहां से देख रहे थे, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से देख रहे थे। पर जो अब अगर आप कोऑर्डिनेट है ना, वो आप सेंटर ऑफ मास से लेना स्टार्ट कर दो। कहां से ले लो, सेंटर ऑफ मास से लेना स्टार्ट कर दो। लाइक कि अपने पास ये कोई बॉडी है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हो आप, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसके हिसाब से लिखने स्टार्ट कर दो। इससे कितनी दूरी पे है, इससे कितनी दूरी पे है, इससे कितनी दूरी पे है, तो इससे कितनी दूरी पे। अगर आप ऐसा करते हो, तो जो RCM आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वेक्टर की, वो हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे तो लाई कर रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना,
ये जो दूरियां थी पहले आप ये किससे माप रहे थे, आप ओरिजिन से माप रहे थे, किससे माप रहे थे, ओरिजिन से माप रहे थे। पर ये दूरियां अगर आप किससे मापना स्टार्ट कर दें, अगर ये दूरियां आप सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट कर दें मापना, तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी है, ऑब्वियसली 0 दूरी है, तो RCM क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी तरीके से अगर आपको RCM लिखना हो तीनों कोऑर्डिनेट मिलाकर, तो आप कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ MI RI I1 इजिकल 1 से n, और यहां आ जाएगा समेशन ऑफ MI, जहां I क्या है 1 से लेकर के n तक है। ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर अपने पास ये वाला केस करें अपने, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ही सारे कोऑर्डिनेट ले लें, ओरिजिन किसको ले लें, ओरिजिन आपने किसको ले लिया, सेंटर ऑफ मास को ले लिया, सेंटर ऑफ मास को ही अगर आप ओरिजिन ले ले, तो आपके पास ये वाली वैल्यू 0, ये वाली 0, तो ये वाली कहां चली जाएगी, 0 के अंदर, तो आपका ये बनेगा समेशन ऑफ MI RI बराबर 0। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको काफी ज्यादा काम आएगा। ये आपका M1 R1 M2 R2 प्लस डैश 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 प्लस आ जाएगा MN RN बराबर 0। ओके, इसके बाद आपके पास आता है रिजिड बॉडी। जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ठीक है, ये सिंपली बात कर लेते हैं अपने। इसके अंदर देखो रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, रिजिड बॉडी इसको कहते हैं कि जैसे 2 पॉइंट की दूरी है, ठीक है, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, आप देखो थोड़ा सा, रिजिड बॉडी उसको बोलते हैं, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने मूव कराया तो ये मान लो ऐसे डिफॉर्म हो गई है ना, ये डिफॉर्म हो गई ऐसे, या फिर मान लो ये ऐसे डिफॉर्म हो गई। ओके, तो इन 2 पॉइंट के बीच सेपरेशन देखो, तो ये दो जो पॉइंट है ना, इनके बीच आप सेपरेशन देखो, अभी कितनी है, इतनी है, अब यहाँ पे कितनी होगी, इतनी होगी, और मूव करवाया तो जो सेपरेशन है वो इतनी होगी। ये जो सेपरेशन अगर चेंज होगी ना, तो ये बॉडी कैसे नहीं है, रिजिड बॉडी नहीं है। ये 2 पॉइंट के बीच की सेपरेशन है ना, हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए, हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो जो ये बॉडी है आपकी कैसी कहलाती है, रिजिड बॉडी कहलाती है। ओके, इसके बाद अपने पास आता है कॉन्टिन्यूअस, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हो, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये वाला तो क्या हो गया, ये वाला तो हो गया डिस्क्रीट कि M1 यहाँ है, M2 यहाँ है, M3 यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपके पास क्या हो, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस केस के अंदर आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे वो आप देखो। तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के अंदर इन केस ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहां जो एक्सीएम है अपने पास, एक्सीएम कितना आ जाएगा, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dmx, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, dmx। अब ध्यान रखना यहां पे x कोऑर्डिनेट है, dm क्या है, एक छोटा सा पार्ट लिया है आपके ने, उसका मास है, छोटा सा पार्ट लिया उसका मास है। तो इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, YCM आ जाएगा, इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, ZCM आ जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास टोटल क्या बन जाएगा, RCM बन जाएगा। तो मान रख दो दैट दिस विल बी दिस, इस तरीके से कंटिन्यूअस मास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके आपके पास XCM YCM ZCM आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास RCM क्या आ गया, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm, और यहां आ जाएगा आपके पास r वेक्टर। ओके, ये आपके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, डीएम आ गया। अब देखो डीएम अलग अलग हो सकता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। कैसे, याद करो, जो सतत आवेश वितरण था उसी तरीके से क्या हो जाएगा, सतत द्रव्यमान वितरण हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम क्या है, द्रव्यमान केंद्र निकालना। कौन से केस के अंदर, जब आपके पास सतत द्रव्यमान वितरण है, क्या है, सतत द्रव्यमान वितरण है। ओके, तो यहां आप देखिए, आप क्या देखिए, यहां आप ये देखिए कि जिस प्रकार सतत आवेश वितरण था उसी प्रकार से क्या होगा, सतत द्रव्यमान वितरण होगा। ठीक है, तो वहां जो यहां जो लैम्डा है आपके पास, 3 केस बन सकते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा लंबाई, की एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो है वो कितना है, लैम्डा है। दूसरा बन सकता है सिग्मा, वो हो जाएगा m/a। तीसरा बन जाएगा रो, जो है m/v। ओके, तो यहां पर आपके पास जो m है वो कितना आ गया, लैम्डा गुणा l। यहां जो m है वो कितना आ गया, सिग्मा गुणा a, या यहां जो m है वो कितना आ गया, रो गुणा v। अगर dl पार्टीशन लिया होता तो dm कितना आता, पार्टीशन ऑफ मास कितना आता, लैम्डा dl। यहां पर
dm बराबर सिग्मा dA, यहां आएगा dm बराबर रो dV। ठीक है, कोई समस्या आपको इसके अंदर होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको यूज कर लेंगे जहां आपको नीड पड़ेगी। अब आता है लेमिनर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिनर ऑब्जेक्ट। देखना लेमिनर ऑब्जेक्ट कैसे होता है। जैसे कि अपने पास एक सीट है, ठीक है, एक सीट है, इसके अलग अलग पार्टीशन है। तो यहां जो सिग्मा है अपने पास वो m1 बटा a1 के रूप में है, ठीक है ना। और सिग्मा क्या है, सबके लिए सेम है। तो यहाँ जो m1 है वो किसके रूप में है, सिग्मा a1 के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटर ऑफ मास निकालोगे आप, xcm निकालोगे। पहली बात तो सीधा फॉर्मूला लिखो, क्या था, m1 x1 m2 x2 डैश 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 प्लस mn xn बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 प्लस m ऑफ n। ठीक है, जो m1 इसको क्या लिखोगे, सिग्मा a1 x1 प्लस सिग्मा a2 x2 डैश 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 प्लस सिग्मा an xn बटा m1 क्या आ जाएगा, सेम चीज, सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2 प्लस डैश 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 प्लस सिग्मा an। ओके, सिग्मा सब जगह कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये अपने पास बचेगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डैश 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 प्लस an xn बटा a1 प्लस, यही था ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 प्लस का आपका आ जाएगा an। ओके, तो यहां से आपके पास जो xcm आ गया वो क्या आ गया, समेशन ऑफ आ गया xiai, कितना आया, xiai बटा समेशन ऑफ ai। ओके, और आ जाएगा ycm बराबर समेशन ऑफ yi बटा समेशन ऑफ ai। ओके, ये इतना आ जाएगा। अब आता है, अब अपने क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि अपने पास आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोड, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोड। अब ये आपको निकालने नहीं है, डायरेक्ट याद रखने हैं, पर आपको यहां निकालना है एक बार। क्यों निकालना है, ताकि हो सकता है आपके पास अलग ऑब्जेक्ट दे दे और उसको न्यूमेरिकल के रूप में निकलवा ले, है ना, न्यूमेरिकल में निकलवा ले, हो सकता है शेप ऐसी ना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, निकाल लोगे, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड, ठीक है, ये आपके पास यूनिफॉर्म रोड है जिसकी कुल लंबाई कितनी है, L है। इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा है। इसका dl आपने कोई या dx आपने पार्ट ले लिया, तो आपको पता है dm क्या होगा, लैम्डा गुना dx होगा। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसको, ये क्या है, सिर्फ 1D में है, x कोऑर्डिनेट में है, तो यहां जो आपके पास xcm आएगा वो आएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm, इधर आ जाएगा x, और लिमिट इसकी कहां से कहां चलेगी वो देख लेंगे कहां चलेगी, है ना। तो लिखो मान 1/m का m कुल मास m है, dm कितना आ गया, लैम्डा dx, और ये क्या है, x है साथ में। x कहां से कहां चल रहा है, 0 से लेकर के l तक, तो 0 से लेकर के l तक करो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया, सॉल्यूशन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा देखो, 1/m, लैम्डा आ गया बार, ये कितना बना, ये बना x का स्क्वायर बाय 2, क्या बना, x का स्क्वायर बाय 2, करो आप 0 से लेकर के l, तो ये आया 1 लैम्डा बटा m, ठीक है, l स्क्वायर बाय 2 बन गया, कितना बन गया, l स्क्वायर बाय 2 माइनस का 0, तो ये आपके पास कितना आ गया, इधर लैम्डा है, लैम्डा क्या होता है, m बटा l, यहाँ m है, यहाँ l स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो ये आपके पास बन गया, इससे ये आ गया आपके पास l बाय 2, क्या आ गया, l बाय 2। तो जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो कितना आ गया, l बाय 2 आ गया, ठीक है ना। सिंपली आपको ये दिख रहा है, इसका सेंटर पॉइंट आएगा। तो इस तरीके से भी आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। अब बाकी कि आप सीधे याद रखें, अगर आपके पास ये किस्सा क्या होता, वर्ग होता या आप जिसको बोलते हो स्क्वायर होता, तो जियोमेट्रिकल सेंटर ही क्या होता, उसका केंद्र होता, इसका यहाँ होगा। अगर कोई आपके पास सीट होगी इस प्रकार से, तो उसका ये सेंटर यहाँ होगा। इसी तरीके से कोई त्रिभुज होगा तो उसका यहाँ होगा,
है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट के सबके आपको पता है। जैसे मान लो ये है, इसका आपको नहीं पता कहाँ है, तो इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है, ये रहा, दोनों को मिला दो, ये रहा, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिसके भी सेंटर ऑफ मास है ना, मैं कहता हूं आप ऑलवेज याद रखो। ठीक है, जैसे कि अपने पास ये शीट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर। ठीक है, आपके पास जो अर्धवर्ताकार वायर है, अर्धवर्ताकार वायर है कुछ इस तरीके से, अर्धवर्ताकार तार है कुछ इस तरीके से, उसका आपको द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो इसकी दिक्कत है, इसका तो सिंपल ये रहा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 0, इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। कौन से कोऑर्डिनेट पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे, वाई वाले पे अपने ज्ञात कर लेंगे जब। और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, रेडियस जो है, इसकी त्रिज्या जो है आपके पास वो कितनी है, r है, और तो क्या है, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, आप जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे इसका, वो कितना आएगा, देखो सीधा बताता हूं आपको, XCM तो क्या आएगा, इधर से इक्वल है 0, जहां सिमेट्री होगी वहां 0, और जो YCM आएगा वो आपके पास आएगा 2r/π। तो किस कौन सा कोऑर्डिनेट इसका अपने पास सेंटर ऑफ मास है 0, 2r/π जो है वो क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इसके बाद आता है, अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास आ भी गया, मान लो आपके पास सेंटर ऑफ मास आ गया, तो आप उस केस में उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, अपने पास मोमेंटम कैसे निकालोगे, और उसके ऊपर बल कैसे निकालोगे वो देखो। अगला टॉपिक आप लिखें वेलोसिटी कोमा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी कोमा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां आपके पास जो RCM आएगा, इसको आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, वेग कोमा त्वरण किसका, द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का वेग व त्वरण। ऊपर वाला जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक समान हाफ सर्कुलर रिंग, कैसी थी, हाफ सर्कुलर रिंग थी। ठीक है, अर्धवर्त के रूप में आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग थी, अर्धवर्त के रूप में आपके पास एक सर्कुलर वायर था, उसका सेंटर ऑफ मास कहां था। ठीक है, वेलोसिटी कोमा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि आपका वेग और त्वरण क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का। ठीक है, ये देखो कैसे आएगा, RCM आपके पास कुछ था ना, कुछ क्या था, वो कुछ क्या था, समेशन ऑफ MI/RI बटा समेशन ऑफ MI, I इक्वल टू क्या है, 1 से लेकर के n, और ये हो जाएगा I 1 से लेकर के n। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करो, वेग आ जाएगा आपका, कर दो डेरिवेटिव, तो इस साइड क्या आ जाएगा VCM, और डेरिवेटिव करोगे तो मास का तो डेरिवेटिव होता नहीं है, आ रहेगा क्या आ जाएगा VI। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा MI, और I इक्वल टू 1 से लेकर के n। ठीक है, तो VCM आपके पास कितना आ गया, इतना आ गया। त्वरण निकालना हो तो दोबारा डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा, इतना, समेशन ऑफ MI AI वेक्टर यहां समेशन ऑफ MI I इक्वल टू 1 से लेकर के n, I इक्वल टू 1 से लेकर के n। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, त्वरण भी आ गया और वेग भी आ गया। इसी तरीके से आपको और कुछ चीज भी निकालनी हो तो आप और कुछ चीज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि बल निकालना हो तो इसको m से गुणा और कर देंगे। ठीक है, अभी तक के लिए तो इतने ही फॉर्मूले काफी हैं। इसके बाद आपके पास आता है, देखो एक चीज यहां पे और देख लो, इसको यहां गुणा करो, ये क्या है, कैपिटल M ही तो है। व्हाट इज दिस इज समेशन MI AI सिग्मा I 1 से n, और यहाँ है आपके पास कैपिटल M का इधर गुणा, तो ये आ गया ACM वेक्टर बराबर समेशन ऑफ MI AI वेक्टर, और I इक्वल टू 1 से लेकर के n, m से गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F एक्शनल कितना आ गया, F एक्शनल आपके पास आ गया MACM। ठीक है, इसको यहाँ रखोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, MI AI वेक्टर, ये आ गया I 1 से लेकर के n तक। ठीक है, इसी तरीके से मोमेंटम निकालना हो तो कैसे आएगा, मोमेंटम आपके पास यहां से आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर गुणा करोगे
तो ये आ जाएगा पी सी एम वैक्टर बराबर एम वी सी एम वैक्टर बराबर समेशन ऑफ एम आई वी आई वैक्टर आई 1 से लेकर के एन तक। ओके, बोलो कोई समस्या? नहीं समस्या। अब एक चीज देखो, अब इसको एक चीज और भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो इसको? एक चीज इसको आप लिख सकते हो m, इसे क्या लिख सकते हो वी सी एम वैक्टर बटा डी टी, और इसको अंदर लेके जाओ तो ये बन जाएगा डी पी सी एम वैक्टर बटा डी टी। समझ रहे हो ना आप? क्या बन जाएगा एफ एक्सनल बराबर डी पी सी एम वैक्टर बटा डी टी। मतलब सिंपल जो आपका सेकंड लॉ था न्यूटन का वो बन गया। अब एफ एक्सनल कितना हो? 0 हो। मान लो ये क्या हो, इफ यदि एफ एक्सनल क्या हो जाए? 0 हो जाए, बाहर से कोई बल ही नहीं लग रहा, तो पी सी एम क्या आ जाएगा? डी टी 0, या आप कह दो पी सी एम बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है, अगर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, वो उस पर इंटरनल बल लग रहे हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, 0 नहीं होगा। इसका मान 0 मतलब ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल देखो। एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे आपने यहां से कोई पत्थर फेंका, ठीक है, यहां से आपने कोई पत्थर फेंका, वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और यहां जाकर के वो पत्थर टूट गया, ठीक है, एक इस यहां भाग आ गया, एक यहां भाग आ गया, तो वो दोनों भाग इस तरीके से गति करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसी पाथ पे रहेगा, ठीक है, उसका जो मोमेंटम रहेगा वो का वो ही रहेगा। इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें। या फिर माने एक पत्थर यहाँ पे था, वो क्या हो गया? अपने आप से टूट गया, विस्फोट हो गया, तो वो जो तीनों पार्टिकल होंगे वो इस तरीके से गति करेंगे कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहे? वहीं का वहीं रहे। उसका जो मोमेंटम था सिस्टम का पहले जो था वो बाद में भी रहे। क्यों? क्योंकि आपने जैसे यहां से आपने फेंक दिया, एक बार यहां से आ गया, अब यहां से यहां तक जा रहा है, तब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तब तो काम अपने आप हो रहा है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी मोमेंटम के अंदर गति करेगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अपने पास आता है थोड़ा सा रोटेशनल मोशन, हल्का सा रोटेशनल मोशन और पढ़ते हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलेंगे। यहां पे आता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, यहां है आपके पास घूर्णी गति। यहां आपके पास देखो रोटेशनल मोशन या घूर्णी गति, ये देखो क्या होगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल जो वेलोसिटी होती है वहां होती है v, यहां एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा, जिसका मान होगा 2π/2। यहां पे एक रिलेशन आएगा v = r गुणा ओमेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ओमेगा है इसका मान क्या है? v/r है। जो ओमेगा है इसका मात्रक होगा वो होगा रेडियन प्रति सेकंड होगा। इसकी जो आपके पास डायमेंशन होगी वो कहां से आ जाएगी? 2π/t से। 2 की कोई डायमेंशन होती नहीं, t की t-1, तो ये बनेगी m0 L0 t-1। ये आपके पास जो ओमेगा है उसकी डायमेंशन आ गई। इसके बाद एक और आता है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क बलागुण जिसे आप कहते हो। बलागुण क्या होता है? जो टो होता है वो होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। क्या होता है? r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, या इसको आप लिख सकते हो rf sin थीटा n कैप। इसे निकालने का तरीका देखो, जैसे कि अपने पास ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, ठीक है, उस पॉइंट की आपसे दूरी ये है, और इस पॉइंट के ऊपर जो बल लग रहा है ना वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। वो उसका जो एक्सिस का आपका जो पॉइंट था ना, जैसे मान लो इसके प्रति वस्तु घूम रही है और इससे आपने इसे लाइन बनाई, ये r, ठीक है, तो ये जो एंगल है वो थीटा है। अगर बल यहाँ f लग रहा है तो उसका ये कंपोनेंट कौन सा आ गया? f sin थीटा आ गया। ये कितना आ गया? f cos थीटा आ गया। तो जो लंबवत घटक बन रहा है ये वाला, ये क्या करेगा? टॉर्क बनाएगा। टॉर्क होगा वो क्या होगा? दूरी इंटू f sin थीटा। तो ये आपका बनेगा r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ये आप टॉर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, बस इतनी ही चीज है। टॉर्क की डायमेंशन की बात करो तो ये क्या है? rf से आ जाएगी। मात्रक की बात करो टॉर्क के, तो क्या होगा? r का मात्रक क्या होता है? मीटर। बल का क्या होता है? न्यूटन। तो ये क्या आ गया? न्यूटन मीटर। ओके, और किसकी बात करो? डायमेंशन की। बीमा की बात करो, डायमेंशन। अगर आप बीमा की बात करते हो तो डायमेंशन क्या आ जाएगी? देखो इसकी क्या होती है? L, और बल की क्या होती है? mlt-2। कितनी होती है? mlt-2?
सोल्व करो, क्या बनेगी, सोल्व करोगे तो बनेगी ML2T-2। ओके, ये आपके पास आ जाएगा, विमा कितनी आ जाएगी, ML2T-2 आपके पास विमा आ जाएगी। ठीक है, बस इतनी चीज है। अब एक चीज और देखो, वहां पे क्या था, जब, अब देखो यहां अपने पास रोटेशनल मोशन है, यहां अपने पास रोटेशनल मोशन है, और जबकि यहां अपने पास क्या है, लीनियर मोशन है। कौन सा मोशन है, यहां अपने पास रोटेशनल मोशन है और यहां अपने पास क्या है, लीनियर मोशन है। तो जो लीनियर मोशन के अंदर कंपोनेंट होते हैं, जैसे यहां क्या होगा, आर होगा, जबकि यहां कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। यहां कौन सा होगा, रेखीय वेग होगा, यहां कोणीय वेग होगा, यहां बल होगा, यहां बल आघूर्ण होगा, यहां लीनियर मोमेंटम होगा, यहां एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहीं से एक रिलेशन निकल के आता है। यहां क्या था आपको याद हो तो dp बटा क्या था, dt था। तो टोज वेक्टर जो आएगा वो आएगा यहां पे dl वेक्टर बटा dt। यहां पे अगर आप f एक्सटर्नल कितना कर दो, 0 कर दो, तो p जो था वो क्या था, कंजर्व था, कंजर्व कह दो, या कह दो क्या था, कांस्टेंट था। तो उसी तरीके से अगर टो वेक्टर यहां क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका जो l वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, नियत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ओके, ये आपकी कंडीशन आती है, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन, संरक्षण, किसका संरक्षण, कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में लिखना हो तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग का संरक्षण, मोमेंटम। स्पेलिंग गलत हो गई, आप देख लेना है ना, मोमेंटम। बस और कुछ तो इसके अंदर है नहीं। जो एल का फॉर्मूला बनता है वो बनता है अपने पास एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, या ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है, ये जो आपका एल है वो आर और पी दोनों की क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बस ये वाला जो केस है आपके पास, एल वेक्टर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एल वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब सारा जो कुल मिलाकर के जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कितने होते हैं, L1 होता है, L2 होता है, L3 होता, तो सबका जो योग है, या इसको आप ऐसे लिख दो, टो एक्शनल बराबर हो गया डी एल वेक्टर बटा डी टी। इफ टो एक्शनल वेक्टर बराबर आ जाएगा 0, या ये हो जाएगा डी एल वेक्टर बटा डी टी बराबर 0, या आ जाएगा एल वेक्टर बराबर कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको आप करो, क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, अगर इसको आप L1 L2 सब चीज है तो ये हो जाएगा L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, L3 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश, ये आपके पास हो जाएगा Ln वेक्टर। ओके, मतलब सारा जो एंगुलर मोमेंटम है उसको मिला दो और वो कैसा रहेगा आपके पास, कुल योग उनका सदिश होगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। देखो आपने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, उससे इसको रिलेट कर देते हैं। मोशन ऑफ, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण जिसे आप कहते हैं। इनर्शिया है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको आप आई से लिखेंगे। ठीक है, देखो जिस प्रकार कोई वस्तु गति करती है उसका मास ज्यादा है, उसका मास क्या है, ज्यादा है, तो उस मास के कारण अगर वो गति में है तो गति में रहेगी, स्थिति में है, स्थिति में मतलब स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील, और स्थिर है तो स्थिर रहेगी अपने पास। ठीक है, ये क्या था, ये नियम था जड़त्व का नियम, या कह दो लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। कोई वस्तु घूम रही है तो वो घूमती रहेगी, स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। वो किसकी बात करता है, स्थिर गति की बात करता है, रेखीय गति की बात करता है। ये किसकी बात करेगा, घूर्णी गति की अपने पास बात करेगा। बस इसके अंदर इतनी सी ही बात है। उसके बाद आता है इसको निकालने का फॉर्मूला। तो इसको जो निकालने का फॉर्मूला है डिस्क्रीट मास के केस में, डिस्क्रीट मास के केस में जो आई आएगा वो आएगा मास गुणा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, आई आ गया।
ठीक है। यूनिट की बात करो तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका केजी है, इसका मीटर है, तो यूनिट हो जाएगी केजी इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करो तो ये हो जाएगी अपने पास ml2t0, है ना, मास, और ये दूरी के लिए L2 आ गया, तो डायमेंशन क्या आ गई, ml2 आ गई, t0 आ गई। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अपने पास एक मास m1 है, वो जिस एक्स से रोटेट कर रहा है उससे r1 दूरी पे है, दूसरा m2 है जो कि r2 दूरी पे है, ये r3 है, ये m3 दूरी पे है, ठीक है, m2 दूरी पे। ओके, इस तरीके से ये चीजें हैं। ओके, तो जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और तो क्या है, और तो कुछ नहीं है, और कुछ है क्या, और कुछ अपने पास है, देखो क्या है, छोटी सी बात और बताना चाहूं कि जैसे एक 5 kg का पत्थर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, गोल गोल घुमा रहा हूं, पहले कितनी रेडियस में घुमा रहा हूं, r1 में, और उसके बाद एक बड़ी रेडियस r2 में घुमा रहा हूं, ठीक है। ये 5 kg का पत्थर है, ये इसका एक्सिस है। यहाँ से जो i1 आएगा वो कितना आएगा, m इंटू r1 स्क्वायर, और यहाँ जो i2 आएगा वो आएगा m इंटू r2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है, m सेम है, r2 बड़ा है, तो जो i2 होगा वो i1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसके बाद अपने पास आता है डिस्क्रीट केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो इसके लिए अपने क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल अपने पास ये है कि आप इस एक्सिस के प्रति घुमा रहे हो, ये एक्सिस क्या बन गया, टेढ़ा बन गया। आप इस एक्सिस के प्रति में घुमा रहे हो, इस एक्सिस के प्रति घूमने वाला पार्टिकल पहला ये है, इसका द्रव्यमान कितना है 5 kg, दूसरा यहाँ जो है उसका द्रव्यमान कितना है 10 kg, और इसकी ये दूरी है वो कितनी है 10 मीटर, इसकी जो ये दूरी है मान लो थोड़ी दूर है और ये कितनी है 20 मीटर है। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई आएगा 5 गुणा 20 का स्क्वायर प्लस 10 गुणा दूरी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 गुणा 400 प्लस 10 गुणा 100, तो ये आ गया 5 के 20 और ये आ गया 1000, तो ये अपने पास आ गया 3000। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, आई इजिकल टू 3000 आ गया, मात्रक केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास और भी चीजें हैं। क्या है, अब एक बात ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके लिए आपको एक्सेस डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर एक्सेस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। जैसे कि मान लो ये था अपने पास एग्जांपल नंबर 1, आप देखो एग्जांपल नंबर 2 देखो। अब जैसे कि अपने पास ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा कितनी है, एक है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। ठीक है, तो पहले आपने ये वाला एक्सेस ले लिया, इसके ऊपर मास पड़ा है आपका, मान लो ये आपके पास मास कितना लोगे, m सिंपल ले लो ना m3, और ये ले लीजिए आप m1 और ये ले लीजिए आप m2। इसके प्रति आपको क्या कराना है, इसके प्रति आपको क्या करानी है, रोटेशन करवानी है। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ I1। ओके, तो अब आप देखो जो m1 और m2 है ना वो इसी एक्सेस पे है, जिस एक्सेस पे आप घुमाना चाहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो ना, वो इसी एक्सेस पे है। तो उन पॉइंट की m1 और m2 की इस एक्सेस से दूरी कितनी है, 0 0 है। कितनी दूरी है, 0 0 है, दूरी 0 0 है। तो अपने पास इसके लिए जो I1 आएगा वो क्या आएगा, m1 गुणा इसकी दूरी कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर, m2 गुणा इसकी घुमाने वाले एक्स से दूरी कितनी है 0 है, प्लस m3 की इस घुमाने वाले एक्स से दूरी कितनी है, ये वाली है, इसको निकालो, ये 1 है, ये हाफ है, तो ये आ जाएगा कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.25 बचा 0.75, तो ये आएगा रूट 0.75 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा 0.75 गुणा m3। ठीक है, ये कब घुमाया हमने यहां से घुमाया। अब हम किससे घुमा लेते हैं, हम इससे घुमा लेते हैं, इसको क्या बोल दें I2 बोल दें। तो अगर आप I2 निकालोगे तो क्या देखोगे कि ये जो एक्सेस है ना इसी के ऊपर m3 आ गया। जब m3 इसी के ऊपर आ गया तो इससे m3 की इस एक्सेस से दूरी कितनी हो गई 0, तो ये 0 का स्क्वायर। अब m1 m2 बचा है, m1 की दूरी कितनी है 0.5, m2 की दूरी कितनी है 0.5, कर दो 0.5 का स्क्वायर प्लस m2 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, ये बन गया m1 गुणा 0.25 प्लस 0.25 गुणा m2। ये आपके पास क्या आ गया, दूसरे केस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ओके, इसके बाद आती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अंदर दो प्रमेय आती है आपके पास।
एक आती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो क्या कहती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहती है आपके पास कि मान लो ये कोई रिंग है, क्या है, ये कोई रिंग है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्सिस जिसके लिए दोनों देखो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, एक्स और, जैसे मान लो जैसे ये रिंग आपके पास इस तरीके से देखो आप इसको ऐसे है ना, इसके लिए ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, सिमेट्री है ना, लगभग सिमेट्री है। ये भी इसके तल में भी है और ये भी इसके तल में ही है, ठीक है। अब इन दोनों के प्रति तीसरा एक्सिस आ जाए, ये एक्स है ये वाई है, कोई तीसरा एक्स आ गया जेड, वो क्या है, इन दोनों के ही लंबवत है। तो वो जेड के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई के रूप में आएगा। इसे कहते हैं लंबवत अक्षों की प्रमेय। क्या बोला मैंने, दोबारा देखना कि जो एक्स, जैसे आपके पास ये रिंग थी, इधर वाई है इधर एक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास ये दोनों क्या है, लगभग सिमेट्रिक है। तो इनके लंबवत तीसरा एक्सिस हो, अपने पास जेड एक्सिस हो, तो जेड एक्सिस के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड होगा, वो कितना आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई आएगा। कितना आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा, ठीक है। मान रख दो आई जेड होगा तो कितना आएगा, एम जेड स्क्वायर, और ये कितना आएगा, एम एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा, एम वाई का स्क्वायर, क्योंकि मास तो इसका कितना है, एम ही है। तो काट दो, काटना हो तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रिलेशन भी होगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो आई जेड होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एम कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बीच में भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ये होती है लंबवत अक्षों की प्रमेय या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके बाद अपने पास आता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय, ठीक है। समांतर अक्षों की जो प्रमेय है वो देखो क्या होती है, समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, देखो कि मान लो आपके पास इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास क्या है, कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर है, और इससे इसके ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ICM है, ठीक है। और इससे r दूरी पे आपको, मान लो किसी दूरी d के ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालना है, समझ रहे हो ना। इस जो सेंटर ऑफ मास है उससे गुजरने वाला जो एक्सिस है उसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, और इसे d दूरी के ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालना है, ठीक है। तो ये जो I होगा ना वो कितना आएगा, वो ICM आएगा प्लस कुल मास कितना इस ऑब्जेक्ट का m, और दूरी कितनी है d स्क्वायर। तो आपके पास I आ जाएगा ICM प्लस md स्क्वायर, I बराबर आ जाएगा ICM प्लस md स्क्वायर। ये अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास डिस्क्रीट वाले केस। अब आता है कंटिन्यूअस मास अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस के अंदर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, ठीक है। तो नया टॉपिक आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, ये बात आपको देखनी है, ठीक है। देखो जो I निकालोगे वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DI, जो DI निकालोगे वो आएगा आपके पास dm गुणा r स्क्वायर, ठीक है। इससे आप निकाल लोगे, आपको dm गुणा r स्क्वायर से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे, ठीक है। तो dm है ये क्या है, ये अलग अलग मास डेंसिटी के लिए आप अलग अलग लिखोगे, अलग अलग मास डेंसिटी के लिए क्या लिखोगे, अलग अलग लिखोगे। जैसे कि आपके पास क्या था, लैम्डा इक्वल टू क्या था m/L, और सिग्मा इक्वल टू क्या था m/A, और जो रो था वो था m/V। तो यहाँ पे जो dm होगा वो क्या आ जाएगा, लैम्डा गुणा dl, जो dm होगा वो आ जाएगा सिग्मा गुणा dA, और जो dm होगा वो आ जाएगा रो गुणा dV। ओके, कोई समस्या नहीं है, dm का मान रख दोगे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी इसके जो एग्जांपल आएंगे उससे अपना काम बन जाएगा। अब देखो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एक का मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं और उसके बाद बाकी के याद करेंगे, सीधा रट लेंगे, ठीक है। और वहां पे अपने सारे निकाल देते हैं, जो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसके अलावा
और सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो तीनों ही केस कर देते हैं। किसके लिए? एक रिंग के लिए। ठीक है, आपके पास एक रिंग है, एक रिंग है, ये आपके पास रिंग है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये अपने पास क्या है? जेड एक्सिस है। ओके, ये अपने पास कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। ये आपके पास क्या है? एक रिंग है। क्या निकाले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। कौन से एक्सिस के प्रति? इसके प्रति। यही अपने पास इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। ठीक है, इसका आईसीएम निकालते हैं। जो आईसीएम आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कैसे आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम गुणा आर का स्क्वायर, है ना, आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। मास डेंसिटी क्या है? इसमें मास का है सिर्फ और सिर्फ किनारों पे ही है, तो मास बटा 2 पाई आर, ये इसकी क्या होगी? मास डेंसिटी होगी लैम्डा। तो आपके पास जो डीएम हो गया वो आ गया लैम्डा 2 पाई डी आर। सिंपली कितना आ गया? लैम्डा 2 पाई डी आर आ गया। तो ये आप मान रखो, डीएम इतना आ गया ना आपके पास, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो रखो मान। आईसीएम क्या आ गया? आईसीएम आ गया इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा 2 पाई डी आर गुणा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, ये यहाँ पे आ गया ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो डी आर है आपके पास, जो डी आर क्या है? ये चाप है ना, थोड़ी सी गलती हो गई क्या यहाँ पे? चाप था, चाप के लिए जो डी आर होगा वो आएगा आर डी थीटा। हाँ देखो, डी आर यहाँ पे क्या है? डी आर यहाँ पे ये वाला पोर्शन है। कौन सा वाला पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है, समझ रहे हो? यहां से हो जाएगा ये जो डी आर है यहाँ पे, वो आपके पास कौन सा वाला पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है। तो ये कितना आएगा? आर डी थीटा आएगा। कितना आएगा? आर डी थीटा आएगा। अब आर तो मैंने इसको ले लिया ना, मैं इसको कैसे लूँ? डी आर, एक मिनट ये थोड़ा सा देखने दो। ये आ जाएगा डीएम गुणा आर स्क्वायर, डीएम गुणा आर स्क्वायर सिंपली। तो ये आर स्क्वायर, ये आ गया आर डी थीटा डी एक्स। ठीक है, इसको दोबारा देख लो एक मिनट। क्या था अपने पास? एक रिंग के लिए आपको निकालना है, एक रिंग के लिए आपको निकालना है। ठीक है, जो रिंग के लिए अपने पास, पहली बात तो ये आपकी रिंग है। ठीक है, ये आपके पास इसका एक्स है सेंटर ऑफ मास वाला, एक्सिस है सेंटर ऑफ मास वाला, जिसके ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, इसका टोटल मास कितना है? एम है। ठीक है, तो इसका जो कोई पोर्शन लेते हो आप यहाँ से डीएक्स पोर्शन लोगे, उसका मास कितना आएगा? देखो एम बटा 2 पाई आर, ये जो है ना इसको आप बोल दो, इसका ये लैम्डा है। ठीक है, तो जो dx पोर्शन होगा ये आप कह दो पूरा का पूरा आपके पास dm मास है। कौन से पोर्शन का? dx वाले का। ये आपके पास आ गया लैम्डा। दोनों इक्वली तो है, दोनों को इक्वल करो तो कितना हो जाएगा? m बटा 2 पाई आर बराबर dm बटा dx। तो इससे आपके पास जो dm था वो कितना आ गया? dm आ गया dx गुणा m बटा 2 पाई आर। डीएम कितना आ गया? डीएम आपके पास आ गया m बटा 2 पाई आर इंटू का dx। जो dx है ना, इसका जो छोटा सा पार्ट है, ये मान लो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है। जो dx होगा ना वो कितना आएगा? आर डी थीटा। क्यों? क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो जो चाप होगा वो क्या आ जाएगा? कोण इंटू त्रिज्या। तो dx कितना आ गया? आर डी थीटा आ गया। तो आपके पास जो डीएम है वो कितना है? डीएम आपके पास m बटा 2 पाई आर गुणा आर डी थीटा। आर से आर चला जाएगा, ये आ गया डीएम बराबर एम डी थीटा बटा 2 पाई। ये आपके पास डीएम की वैल्यू आ गई। तो जो आप आर आई निकाल रहे थे वो क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई था, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। अब डी आई के अंदर क्या चाहिए? डीएम चाहिए पहले, तो डीएम का मान रखो एम डी थीटा बटा 2 पाई इंटू क्या था? आर स्क्वायर था, क्योंकि प्रत्येक मास की दूरी क्या है? सेंटर से, तो त्रिज्या आर पे है। आर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, एम बाहर आर बाहर और आपका जो 2 पाई है वो बाहर। तो अंदर बच गया डी थीटा, सिंपली डी थीटा बच गया। डी थीटा की वैल्यू कितनी से जा रही है? 0 से लेकर के घूमते घूमते 2 पाई, कंप्लीट सर्कल बन रही है 0 से लेकर के 2 पाई। तो ये आपके पास लिखो कितना हो गया? एम आर स्क्वायर बटा 2 पाई, ये आएगा थीटा, ये हो गया 0 से लेकर के 2 पाई। तो ये अपने पास आ गया एम आर स्क्वायर बटा 2 पाई, ये बन गया 2 पाई माइनस का 0। ये अपने पास है आई, तो इसको आप लिख दो एम आर स्क्वायर बटा 2 पाई गुणा 2 पाई से
2 पाई हो गया। ओके, आई बराबर कितना आ गया, एम आर स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के प्रति जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर आएगा। अब देखो इसके प्रति ये आपके पास रिंग थी, ये त्रिज्या आर थी, सेंटर ऑफ मास के प्रति जो ICM है वो आ गया एम ऑफ आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट के प्रति मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना है, I1 है, तो वो कितना आएगा, I1 इज इक्वल टू ICM प्लस m गुणा ये दूरी कितनी r, तो m गुणा आर स्क्वायर, यहाँ कितना था एम आर स्क्वायर, ये कितना है एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 mr स्क्वायर। मतलब इसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम आर स्क्वायर, जबकि यहाँ कितना है 2 mr स्क्वायर है। कितना है 2 mr स्क्वायर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। इसके बाद बाकी सबके आपको सीधे याद करने। डिस्क की बात करें, डिस्क की बात की जाए, अब ये शायद लिस्ट बना रखी होगी, लिस्ट बना रखी है, ठीक है ना, इसको आप देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, इनर्शिया ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, विभिन्न विभिन्न आपके पास विन्यास है, उनका आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पे बॉडी टाइप कैसी बॉडी है, ठीक है, यहाँ आपके पास आएगा एक्सेस, किस एक्सेस की बात आप कर रहे हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका फिगर बना देंगे, इसका डायग्राम कैसा है, और यहाँ ये आ जाएगा MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, बॉडी कैसी है, रिंग है, कैसी है, रिंग है, एक सिंपली ये रिंग थी, डायग्राम यहाँ बनाना है ना, फिगर यहाँ बनाएंगे, ये रहा फिगर। इसका एक्सेस कौन सा है, इसका ये वाला एक्सेस है, इसके ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कितना आएगा, सिंपली mr स्क्वायर आएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे याद रखो, एक आपने रिंग पहन रखी है, उस पर क्या लिखा हुआ है, mr स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो उसका एक्सेस है उसके प्रति जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr स्क्वायर आएगा। ये था मान लो I1, तो I1 कितना आ गया, mr स्क्वायर आ गया। अब इससे इतनी दूरी पे आए, मतलब इसके जो व्यास होगा उससे जाने वाला जो I2 होगा वो हमने अभी निकाला था, I2 होगा वो कितना आएगा, 2 mr स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 2 mr स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये क्या होती, वो डिस्क होती, ठीक है ना, डिस्क होती, डिस्क, तो इसके लिए एक्सेस बना दो दो, एक सेंटर से जाने वाला और एक ये वाला, तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। I1 क्या है अपने पास mr स्क्वायर नहीं है, ये कितना है mr स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, तो जो I2 होगा उसमें mr स्क्वायर ऐड कर दो, ये आएगा 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, I2 इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास रोड है, क्या है, रोड है एक, तो जो रोड होगी उसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेस से जाने वाला जो I है, I1 बोल दो इसको, तो ये जो I1 है वो आएगा ml स्क्वायर बटा 12, और जो ये वाला एक्सेस होगा इससे जाने वाला ऐड करोगे m प्लस m गुणा L/2 का स्क्वायर ऐड करोगे, तो ये बनेगा आपके पास ml स्क्वायर बटा 3। ठीक है, और तो क्या है, और तो ये है कि इसका जो डायगोनल हो, इसका जो डायगोनल होगा, मान लो ये I3 है, ठीक है, तो जो I3 क्या होगा, डायगोनल से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपके पास आएगा mr स्क्वायर बाय 2। कितना आएगा, mr स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिए। इसके अलावा और भी देखो, अगर आपके पास क्या हो, सर्कुलर डिस्क हो, उसका भी हमने बात कर ली, होलो सिलेंडर हो, क्या हो, होलो सिलेंडर हो, तो किस रूप में होगा, सिंपली इस रूप में होगा। ये क्या है, रिंग के रूप में ही तो है, रिंग क्या कर दी, थोड़ी सी बड़ी कर दी, तो जो I1 है इससे जाने वाला I1 है, इससे जाने वाला क्या है, I2 है, तो जो I1 होगा ना इससे गुजरने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, जो I2 होगा इससे गुजरने वाला I2 जो होगा इस एक्सेस के कोरोस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा वो कितना आ जाएगा, 2 mr स्क्वायर आ जाएगा। ये होलो का हो गया। इसके बाद अपने पास आता है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर विल बिहेव लाइक ए डिस्क। जो होलो सिलेंडर था अपने पास वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एक रिंग की तरह। जो सॉलिड सिलेंडर होगा वो एक डिस्क की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी बात, ये लो एक्सेस, इससे गुजरने वाला अपने पास I1 है, इसी तरीके से इससे गुजरने वाला अपने पास I2 है। ओके, तो जो I1 होगा और जो I2 होगा वो देखो कितना कितना हो जाएगा। I1 हो जाएगा अपने पास mr स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा 3/2
mr²। ओके, सॉलिड सिलेंडर का हो गया। इसके बाद आता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, ये स्फीयर है, ये कैसा है, सॉलिड है। तो इसमें क्या देखो एस आ रहा है ना, तो इसको आप करो 2/5 सिंपली। इससे गुजरने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा वो कितना आएगा, 2/5 mr² आएगा। कितना आएगा I1, 2/5 mr² आएगा। इसी तरीके से अपने पास इस एक्सेस से जाने वाला पूछ ले, तो ये अगर I2 एक्सेस हो और ये कितना दूरी पे, r दूरी पे ही है, जो I2 होगा वो आएगा 2/5 mr² प्लस अपने पास mr² प्लस mr², 5 और 2 7, तो ये आएगा 7/5 mr²। सॉलिड स्फीयर हो गया। इसी के साथ आपके पास क्या हो, होलो स्फीयर हो, तो उसका होगा 2/3 होलो स्फीयर। ये आप याद कर सकते हो। बाकी आप इंटरनेट पे सीधा भी सर्च करोगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण विभिन्न विन्यास के लिए, तो आपके पास ये सारे आ जाएंगे। ओके, ये आपके पास होलो स्फीयर है, उसके इस एक्सिस से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो I1 कितना आएगा, 2/3 mr²। तो जो I2 होगा इस एक्सिस जाने वाला I2 अगर आप निकालते हो तो वो कितना आएगा, I2 बराबर आएगा 2/3 mr² प्लस mr², तो 3 और 2 5, तो 5/3 mr²। ये आपके पास क्या हो गए, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, अब कुछ रिलेशन है इंपॉर्टेंट, वो भी अपने लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपना चैप्टर रहा है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास अगला जो है वो है ना कंपैरिजन हो गया है ना, रोटेशनल मोशन का और जो लीनियर मोशन है अपने पास उनका कंपैरिजन है। तो वो देख लो आप अलग पेज के अंदर, हेडिंग डालो आप कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। कंपैरिजन बिटवीन रोटेशनल एंड लीनियर मोशन। ओके, कंपैरिजन बिटवीन घूर्णन और जो रेखीय गति उसमें घूर्णन और रेखीय गति। ठीक है, उसके बीच में कंपैरिजन करना है अपने। तो इसके लिए आप हेडिंग डालो, यहां आ जाएगा क्वांटिटी, यहां आ जाएगा लीनियर मोशन, यहां आ जाएगा रोटेशनल मोशन, यहां आ जाएगा रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले देखो यहां है अपने पास क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट MENT डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टी नहीं है यहाँ पे, ई है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखो लीनियर मोशन में क्या थी, एक्स थी। डिस्प्लेसमेंट जो होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी, एक्स होगी। जबकि यहाँ जो दूरी होगी आपकी वो कितनी होगी, थीटा होगी। यहाँ आपकी क्या आएगी, वेलोसिटी जो होगी dx/dt होगी, जिसे आप v लिखोगे dx/dt। यहाँ होगी ओमेगा, जिसे आप dθ/dt लिखोगे। यहाँ वेलोसिटी होगी, यहाँ क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसके अलावा रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा v बराबर r ओमेगा। उसके बाद आएगा एसिलरेशन, जो त्वरण होगा वो क्या आएगा, a यहाँ पे क्या आएगा dv/dt। और यहाँ जो एसिलेशन होगा वो होगा अल्फा, ये आएगा dω/dt। यहाँ क्या था, v बराबर r ओमेगा, तो r का r यहाँ आ जाएगा अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, एंगुलर एसिलेशन है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सिर्फ एंगुलर लग जाएगा इनके नाम के आगे। ओके, और उसके बाद आता है अपने पास इनर्शिया लीनियर में क्या था, m था, जबकि यहां तुम्हारे पास जो इनर्शिया है वो कितना है, I है। ओके, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, जबकि यहां क्या रहता है, इनर्शिया का मतलब होता है सिंपली मास। इनर्शिया का मतलब ये होता है। इसके बाद अपने पास आता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। यहाँ कितनी रहती है, 1/2 mv² रहती है, जबकि यहाँ ये आ जाएगी 1/2 I ω²। इसके बाद अपने पास आता है मोमेंटम। यहाँ कौन सा आएगा, लीनियर वाला, P = mv, जबकि यहाँ क्या आएगा, लीनियर ना क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, वो आएगा L, जो कि आपका पास होगा I ओमेगा। ठीक है ना, m की जगह क्या आ गया, I आ गया, v की जगह क्या आ गया, ओमेगा आ गया। यहाँ पे ये क्या है, इनर्शिया, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वेलोसिटी, तो ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी।
मोमेंटम के बाद है अपने पास सेकंड लॉ किस तरीके से वर्क करेगा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो दोनों केस में कैसे वर्क करेगा। देखो यहाँ था F बराबर dp बटा dt, जबकि यहाँ टो क्या होगा dl बटा dt होगा, ठीक है। और यहाँ होगा वर्क की बात करो तो यहाँ जो वर्क होगा वो होगा F डॉट x बल गुणा विस्थापन, जबकि यहाँ जो वर्क होगा वो क्या होगा बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन d थीटा, ठीक है। और उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ। कंजर्वेशन लॉ किस तरीके से काम करेगा, कंजर्वेशन लॉ किस तरीके से काम करेगा। यहाँ होता है F बराबर dp बटा dt, अगर F एक्शनल क्या हो 0 हो तो आपका जो P है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आपके पास टो होता है वो होता है dl बटा dt, है ये वेक्टर के रूप में, यहाँ भी ये क्या था वेक्टर के रूप में था, ठीक है। तो अगर टो एक्शनल जो है टो ext जो एक्शनल है टो एक्शनल ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, dl बटा dt है ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो l क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। l होता क्या है आई ओमेगा होता है, बहुत काम आएगा आपके पास ये न्यूमेरिकल में, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद अपने पास आते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन, थोड़े बहुत रिलेशन है फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन। इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको ऑलमोस्ट सारे बता दिए, फिर भी कुछ एक आधा बाकी है तो वो अपने देख लेते हैं, ठीक है। देखो सिंपली आप देखो वहां क्या था F बराबर क्या था ma था, यहाँ बराबर टो क्या आ जाएगा I गुणा एल्फा आ जाएगा, ओके। और तो क्या है, और तो कुछ है ही नहीं, P था यहाँ क्या था mv था, यहाँ जो L था वो I ओमेगा हो जाएगा, और क्या है बस I अल्फा, बस हो गए सारे इतने थे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आपने देख लिया, L कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका छोटा सा एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मतलब मान लो टो जो है इसको आप लिखोगे dl बटा dt, ओके। इसको आप कह दो टो एक्शनल, तो जो टो एक्शनल होगा वो कितना है, अगर 0 है तो dl बटा dt कितना आएगा 0, या जो l वेक्टर है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। l क्या होता है i ओमेगा, तो i ओमेगा है ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपने बाहर से कोई बल आघूर्ण नहीं लगाया तो इसका यूज कर सकते हो आप न्यूमेरिकल सोल्व करने में, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। जैसे कि मान लो कोई आदमी है, ठीक है, वो किसी चेयर के ऊपर बैठा है, कोई आदमी है वो किसी चेयर पे बैठा है और वो घूम रहा है। अब वो जैसे ही हाथ फैलाएगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसका जो मास है वो थोड़ा सा उसकी बॉडी से क्या जा रहा है दूर जा रहा है। जैसे ही वो हाथ फैलाएगा उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं बॉडी से दूर जा रहे हैं, आर की वैल्यू बढ़ रही है, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी। अब मान लो वो बाहर हाथ फैला के घूम रहा है, बाहर हाथ फैला के घूम रहा है, अब वो अपने हाथ कहाँ ले आया पास ले आया, तो आर की वैल्यू घट गई। आर की वैल्यू मतलब सेंटर ऑफ मास उसकी बॉडी से दूर जा रहा है ना, जब वो हाथ खोल रहा है तो आर की वैल्यू बढ़ी, I2 का मान बढ़ गया, I2 का मान बढ़ा तो ओमेगा 1 का मान घट गया, खोलेगा तो घट जाएगा, पास लाएगा तो आर कम मतलब I2 कम, I2 घटेगा तो ओमेगा 2 बढ़ जाएगा। ये यूज होता है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। इनका मान भी रखना तो आप लिख सकते हो, मास तो सेम ही रहेगा टोटल, जो R1 स्क्वायर है और जो ओमेगा 1 है, और यहाँ क्या आ जाएगा m R2 स्क्वायर ओमेगा 2, m से m कट जाएगा। तो जैसे R बढ़ेगा, बाहर हाथ किए R बढ़ा तो ओमेगा घट गया, पास लाया R घटा तो ओमेगा बढ़ गया, R घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो ओमेगा, R बढ़ा तो ओमेगा घटा, R घटा तो ओमेगा बढ़ा, समझ गए। R बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा और अगर R घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास दूसरा मोशन आता है रोलिंग मोशन। क्या आता है रोलिंग मोशन, वो देखो अगला टॉपिक अपने पास क्या है रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन क्या होता है, देखो कोई बॉडी है, ठीक है, ये चल रही है, ठीक है, कोई बॉल आपने फेंक दी, सीधी ऐसे फेंक दी, घुमाई नहीं उसको, सीधी आपने ऐसे फेंक दी, तो उसका प्रत्येक पार्टिकल जो है वो कितना वेग से गति करेगा, v वेग से गति करेगा। कितने वेग से गति करेगा, v वेग से गति करेगा। ये कैसी मोशन है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मोशन है ये, ठीक है, जिसे आप कहते हो स्थानांतरित गति, स्थानांतरित
गति है, ठीक है ना। प्रत्येक पार्टिकल v वेग से जा रहा है। अगर बॉल को v वेग से फेंक दिया आपने, इस तरीके से फेंक दिया, कोई मान लो डब्बा उठा के आपने v वेग से फेंक दिया, तो उसका प्रत्येक पार्टिकल कितनी वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा है, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या होती है, उस बॉल को आपने ऐसे रोटेट करवा दिया, एक ही पॉइंट के ऊपर रोटेट करवा दिया, ठीक है। तो जो आगे वाला भाग होगा वो v वेग से जा रहा है, और ये पीछे भाग रहा है कितने वेग से, v वेग से। दोनों को आप जो जोड़ दोगे ना, ये कौन सी मोशन है, ये है रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति। घूर्णी गति जब दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को मिला दोगे, वो घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, जैसे कि क्रिकेट के अंदर अपने बॉल फेंकते हैं तब होता है। जब जोड़ोगे तो आपको पता है ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो क्या हो गए, 2v हो गए, और ये नीचे वाला क्या बन गया, इधर वाला 0 हो गया, है ना। ये मोशन जो होती है, ये होती है रोलिंग मोशन। कैसी होती है अपने पास, रोलिंग मोशन होती है। कैसी होती है, रोलिंग मोशन होती है। रोलिंग मोशन के अंदर क्या होगा, वो घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो ये मोशन आपके पास कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। जैसे कोई पहिया है वो रोड पे जा रहा है, तो ये क्या है, रोलिंग मोशन है सारा का सारा। अब बात आती है रोलिंग मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो नया टॉपिक है, आप डालो, नया टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी इन के ई इन रोलिंग मोशन। के ई इन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के अंदर जो आपकी घूर्णी, जो रोलिंग मोशन आपका हो गया है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो दो चीजों की वजह से आएगी। एक तो आएगी ट्रांसलेशन, आगे जा रहा है वो, एक रोटेशनल भी हो रहा है, ठीक है। जो ट्रांसलेशन है उसकी वजह से कितनी आएगी, एम वी स्क्वायर, ओके। और जो रोटेशनल है उसकी वजह से कितनी आएगी, आई ओमेगा स्क्वायर। और जो अपने पास v है, ठीक है, जो i होता है ना, इसको अपने लिखते हैं एम के स्क्वायर। जो k होता है इसको लिखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। के क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो जो के है अपने पास रेडियस ऑफ जायरेशन है, के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है अपने पास। तो आई को क्या लिखोगे, एम के स्क्वायर, ये आ गया एम वी स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 1/2 एम के स्क्वायर, ये है ओमेगा स्क्वायर। जो ओमेगा है आपका ये कितना होता है, ये cm है ना। जो कोई वस्तु घूमेगी, आगे जाएगी, गति करेगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास ही गति कर रहा है। आप उसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, vm स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर। v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, v/r। तो ये हो जाएगा v/r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर। इससे आप RCM कहोगे, इसको आप VCM कहोगे। अब इससे आप क्या कॉमन ले सकते हो, 1/2 कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, VCM कॉमन ले लो, 1 प्लस के स्क्वायर बटा RCM का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगी वो कितनी होगी, 1/2 एम VCM स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ठीक है। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी आपके पास किसी की रोलिंग मोशन करने वाली वस्तु की, तो वो आएगी 1/2 एम VCM स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या था, आई था, तो के स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आएगा। ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, देखो रेडियस ऑफ जायरेशन। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसको निकालने का तरीका देखो, वस्तु का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसको आप m के स्क्वायर लिखो, और उसका जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखो। सपोज दैट अपने बात कर रहे हैं किसकी, स्फीयर। कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर क्या था, उसका जो एक्सिस था, ये वाला एक्सिस, ये जो सेंटर वाला एक्सिस है, इसके प्रति उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके एक्सिस के प्रति अपने वो निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल रहे हैं। तो ये आएगा mr स्क्वायर, ये आ गया m से m चला गया, तो जो k होगा वो आएगा √2/5 और इंटू आ जाएगा r। तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन k है वो आएगी √2/5 इंटू क्या आ जाएगा r, ओके। रिंग की बात करते हैं तो वो होता है mr स्क्वायर, तो यहाँ जो आपका k होगा वो क्या आएगा, r के इक्वल, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन इस तरीके से अपने प्रत्येक चीज की निकाल सकते हैं। अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग हो रही है, वो केस आता है जिसके अंदर अपने को 1 से 2 चीज निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो वो देखो अपने पास, ये है अपने पास प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मतलब देखो, प्योर रोलिंग ऑन एन inclined plane, pure rolling on an inclined plane। प्योर रोलिंग मोशन हो रही है आपके पास, ये आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है।
उसके ऊपर आपके पास प्योर रोलिंग मोशन हो रही है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे कोई वस्तु, चाहे सर्कल मानो आप, चाहे स्फेयर मानो, कोई भी वस्तु है जो नीचे लुढ़क सकती है। ठीक है, ये कोण है आपका थीटा, ये जो इसकी हाइट है वो है h। ओके, तो इस केस के अंदर कुछ कुछ चीजें निकालनी पड़ती है अपने को, जो नीचे आ रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये काफी चीजें निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। ए पॉइंट के ऊपर जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, mgh है, और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा 0, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी आएगी, टोटल वाली आएगी। कौन सी वाली आएगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल वाली आएगी। और यहां काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब इस पॉइंट पे है, जब आपने छोड़ा नहीं इसको तो 0 है। ओके, तो सोल्व करो इसको, ये क्या आ जाएगा mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी टोटल थी वो कितनी थी, 1/2 mvcm² 1 + k² बटा r²। इसको सोल्व करो, m से m चला गया, यहां से अपने पास VCM निकाल लो, कितना आ जाएगा 2gh 1 + k² बटा r², और इसका रूट, ये गुणा में है ना तो भाग में जाएगा, तो 2gh बटा 1 + k² बटा r², इसका रूट जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, VCM आ जाएगा। बस शर्त क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। जैसे ये गोला है ना तो वो इस तरीके से लुढ़क रहा है ना, इस तरीके से लुढ़क रहा है, इस तरीके से लुढ़क रहा है, ऐसा नहीं है वो घसीट रहा है, नहीं, प्योर रोलिंग होगी। क्या होगी, प्योर रोलिंग होगी। ये कुछ मैं आपको रफली आइडिया दूं तो ये कुछ इस तरीके से मोशन करता करता आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट ढंग से घूमता हुआ आएगा। तो उस केस में VCM क्या आ जाएगा, 2gh बटा 1 + k² बटा r² के रूप में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, अगर मैं इसको m से गुणा कर दूं, एक चीज देखो, ये एग्जांपल के रूप में देखो। एग्जांपल क्या है आपके पास, अगर आपने एक सॉलिड सफेयर कौन से दोनों टाइप के, सॉलिड भी था और कौन सा था, और होलो भी था। ठीक है, और इसके अलावा सिलेंडर कौन सा, होलो भी था और अपने पास सॉलिड भी था, और रिंग और डिस्क, सबका मास क्या है, सेम है। सबका मास क्या है, सेम है। इन सबको आपने यहां से लुढ़का दिया तो जल्दी नीचे कौन आएगा, जल्दी नीचे कौन आएगा, वो जल्दी आएगा जिसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका वेग क्या होगा अपने पास, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आ जाओ, देखो वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, जी सबके लिए सेम है, ऊंचाई सबके लिए सेम है, रेडियस सबकी सेम है। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको m से गुणा कर दूं, इसको m से गुणा कर दूं, चलो इसमें नहीं करते, इस फॉर्मूले को खराब नहीं करते, ये अपने नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो जो v होगा ना, देखो आप, जो यहाँ पे v आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, √2gh बटा 1 +, इसको मैं लिख दूं m², और ये क्या आ गया, mr²। देखो रेडियस सबकी सेम है तो ये टर्म सबके लिए सेम है, ये टर्म सबके लिए सेम, ये टर्म सबके लिए सेम। ठीक है, ये टर्म ये लगे, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास। तो आप ये देखो, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो जैसे जैसे i बढ़ेगा v का मान क्या होगा, कम होगा। तो जिसके लिए इस i का मान सबसे क्या होगा, कम होगा, उसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, सबसे हाई होगी। तो i का मान सबसे कम किसके लिए, देख लो, रिंग के लिए कितना होता है, mr², डिस्क के लिए mr²/2, होलो के लिए 2/3 mr², और सॉलिड के लिए 2/5 mr²। और स्फेयर की बात करें, नहीं ये तो सिलेंडर की बात होगी ना, सिलेंडर के लिए तो अलग होता है। सिलेंडर के लिए, होलो के लिए तो आएगा mr², और जो सॉलिड होगा उसके लिए आएगा mr²/2। ठीक है, और जो सॉलिड स्फेयर होगा उसके लिए आएगा 2/5 mr², और जो होल होगा उसके लिए आएगा 2/3 mr²। अब देखो, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका है, सबसे हाई वेलोसिटी उसको मिलेगी। सबसे कम किसका है, सबसे बड़ा भाग किसमें लग रहा है, इसी में लग रहा है। ठीक है, तो जो सॉलिड स्फेयर होगा वो सबसे पहले आएगा। जो सॉलिड स्फेयर विल कम अर्लीएस्ट क्या आएगा, वो सबसे पहले आपके पास नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसिलेशन। सबसे ज्यादा एसिलेशन किसका होगा, या एसिलेशन क्या आएगा आपके पास, उसको आपको देखना है। तो इस एसिलेशन को निकालने के लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें तो सबसे बेस्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग। वो फॉर्मूला देखो क्या है, सेंटर ऑफ मास जो है, ये आपकी जो वस्तु नीचे आ रही है,
इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, दैट विल बी बेस्ट, ये होगा g sin थीटा बटा 1 प्लस k स्क्वायर बटा r स्क्वायर। ये आप सिंपली यहां से देख सकते हैं, लगभग इसका सेम ही है ना, g sin थीटा बटा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया, कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। इस तरीके से अपने जो रोटेशनल मोशन है ये कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली है। अब इसके बाद बच गया क्या, इसके न्यूमेरिकल, वो अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।